ओके, आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट सेकंड, क्लास 12 फिजिक्स। ओके, तो शुरुआत हम इलेक्ट्रिसिटी से ही करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, देखो बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को सिंपल डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने में हेल्प करती है, जैसे फैन, कूलर, रेफ्रिजरेटर वगैरह। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, एक एनर्जी की फॉर्म है और ये वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रनिंग कराने में काम आती है, ये आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानी जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में हो। चार्ज किस फॉर्म में रहेगा? इसमें चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज रेस्ट में होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? चार्ज इज इन मोशन। तो आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत आपने फर्स्ट यूनिट में स्टडी कर ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जिसमें चार्ज मोशन में रहेगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में होगा। तो हमें एक्चुअल में पढ़नी कौन सी है? डायनेमिक या करंट? यही स्टडी करनी है अब हमें। चैप्टर का यानी यूनिट का नाम ही क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट करता हूं, उससे पहले मैं आपको चार्ज के बारे में बता देता हूं। चार्ज क्या है? कुछ अभी आ रहा था ना, चार्ज इज रेस्ट, चार्ज इज इन मोशन। तो चार्ज क्या है? चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। कोई भी मटेरियल है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोले? सॉरी, वो क्या है? चार्ज। चार्ज की अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो सिंपली यही देते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। क्वेश्चन आता है सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जिनको हम फर्दर डिवाइड न कर पाए। चार्ज को कैसे? जैसे प्लस और माइनस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्या आप पॉजिटिव को भी और तोड़ दोगे, आप डिवाइड कर दोगे? नेगेटिव को और कर दोगे? नहीं हो सकता। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। ओके, और इसको अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन और इसमें जोड़ दूं तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है तो वह फोर्स चार्ज की वजह से ही लगेगी। किसकी वजह से लगेगी? चार्ज की वजह से। यानी चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which causes to apply electric force between two bodies। अगर दो बॉडीज है उनमें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है तो चार्ज ही लगाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव यानी लाइक चार्जेस। चार्ज कितने तरह के होते हैं? देखिए आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ चार्ज दो, एक आपका लाइक और दूसरा अनलाइक। बेटा लाइक कैसे होते हैं? सेम चार्ज जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, और अनलाइक माइनस प्लस या प्लस माइनस। देखो टाइप्स ऑफ चार्ज में लाइक और अनलाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लाइक चार्ज कौन से होते हैं? जो सेम होते हैं तो रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा, ध्यान रखना। अनलाइक चार्ज में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन। चाहे तो वो रिपल्सन करें चाहे वो अट्रैक्शन करें, फोर्स तो लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रही है। तो यही मैं इसकी डेफिनेशन में आपको जो बता रहा था, ये चीज यहाँ बताई है कि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगने का कारण है। कैसे कारण है? ये दिख गया आपको? क्लियर है? तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्लियर करा दी। इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया, चार्ज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चार्ज की एसआई यूनिट सबको मालूम है, कूलाम होती है, और इसकी सीजीएस यूनिट जो है वो स्टेट कूलाम होती है। क्या होती है? स्टेट कूलाम। किसकी सीजीएस यूनिट? चार्ज की। क्लियर है? अब हम सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक करंट।
आपने क्लास 10th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, वहाँ इलेक्ट्रिक करंट को भी आपने थोड़ा सा समझा था, पढ़ा था। यहाँ भी वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा और थोड़ी सी और बता दूंगा एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंपली डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम मींस I बराबर Q अपॉन T। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बेटा? और इसकी SI यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। एंड CGS यूनिट ये कहीं बुक में किसी में दी नहीं है, अभी आपकी 12th की में फिर लेकिन बता देते हैं, बायोट होती है। क्या होती है? बायोट। बायोट इज द CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट अब हम और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन सी डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। अमीटर पढ़ा था। अमीटर एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और ध्यान रखना, मीटर हमेशा किस में लगता है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है? पैरेलल में। इस पे एक मैंने छोटी सी वीडियो भी बनाई है, वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि अमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं। तो अभी इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आया? ओके, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड द SI यूनिट ऑफ current is ampere, CGS unit is watt and device which is used to measure the electric current is ammeter। इसमें अभी आप थोड़ा सा आगे समझो। आपने देखा होगा AC में क्या होता है? ये I होता है, ये T होता है, तो इसका करंट लगातार क्या करता है? वेरी, या जीरो या फिर बढ़ा, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर वापस से कम हुआ जीरो, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर वापस से। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ वेरी कर रहा है। तो हम मान लो इस समय करंट पूछे कितना होगा, इस इंस्टेंट में या इस इंस्टेंट में या इस इंस्टेंट में हम इलेक्ट्रिक करंट पूछे कितना होगा, तो उस करंट को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। और उसको हम डिनोट करते हैं किससे? I से। और उसका सिंपल फॉर्मूला होता है I = dq अपॉन dt। आप लोग इंस्टेंटेनियस करंट यूज करोगे क्लास 12th में मेनली। ओके, क्योंकि डीपली हम स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं और आगे कुछ देखते हैं। अच्छा, मैं आपको 1 एम्पियर को डिफाइन कर देता हूँ। 1 एम्पियर बराबर Q अपॉन T है, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। कैसे? अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड देन द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। इस पे ये मेनली क्वेश्चन बच्चा करता है, कोई भी बच्चा होता है वो क्वेश्चन करता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और वो क्वेश्चन अपने आप नहीं करता, उस क्वेश्चन को बच्चा कहीं पहले देख के आता है कि स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है इलेक्ट्रिक करंट, या कोई टीचर उसे बताता है, फिर वो टीचर उससे कहेगा या वो खुद बच्चा किसी दूसरे टीचर से पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है सर, जरा बताइए। तो जब बच्चा उस क्वेश्चन को पूछता है तो टीचर खुद समझ जाता है अपने आप कि ये इसने पढ़ रखा है और ये इस क्वेश्चन को पूछना चाह रहा है। तो थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है छोटा सा। कुछ टीचर्स ऐसे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर
टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं कि टेंसर क्वांटिटी होती है। तो हमने तो स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी देखी है, एनसीईआरटी में भी दो दे रखी है। हालांकि आगे कई जो बुक्स हैं वो टेंसर क्वांटिटी बता देती हैं जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, ओके। लेकिन हमें तो फिलहाल एनसीईआरटी को फॉलो करना है और एनसीईआरटी को समझना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो पहले तो आपको ये ही याद रखना होगा कि स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है और वेक्टर मतलब क्या है। आप क्लास 9th में भी स्टडी कर चुके हो और 11th में भी आपने पिछले साल पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। और बेटा वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर हो गई। तो स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि सर करंट के पास मैग्नीट्यूड तो होता है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 50 एम्पियर, यानी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। सेकंड थिंग डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन होती है करंट के पास? होती है कि करंट इधर जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसके पास क्या है? डायरेक्शन है। जब इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन है तो ये बताइए ये तो वेक्टर होना चाहिए। ये स्केलर क्यों है? जब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये तो वेक्टर के पास होती है। तो ये 9th क्लास में होता था ऐसा कि वेक्टर क्वांटिटी वो है जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है और स्केलर वो है जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। लेकिन 11th में मैंने थोड़ा सा आपको बढ़ के और पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर के लॉज भी फॉलो करने चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर के लॉ फॉलो कर रही है, वेक्टर के लॉज को फॉलो कर रही है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन करंट वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉज, वेक्टर के जो लॉज है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ओके, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को करंट फॉलो नहीं करता। आपने पढ़ा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 11th में, आपने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपने पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो लॉज जो थे उनको करंट फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि वेक्टर के लॉज को ये फॉलो नहीं कर रहा तो ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे मान लिया जाए? बात आपको समझ में आ गई नहीं आई? ओके, अब मैं इसको प्रूफ करा देता हूँ यहाँ अभी कि सर ये फॉलो कैसे नहीं करता। ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये फोर्स लग रही है F1 बराबर 2 न्यूटन। कितनी फोर्स लगाई मैंने? और एक फोर्स इधर से लग रही है F2 बराबर कितने न्यूटन लगाई है मैंने? तो बेटा इस जगह पे नेट फोर्स कितनी होगी? F1 प्लस F2, F बराबर यही होगी। तो F बराबर F1 कितना है? 2 प्लस F2 कितना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में तो -2, वेक्टर में यही तो था। तो F कितना हो गया? 2 - 2, 2 - 2। तो बेटा कितना हो गया? 2 - 2 0। यही होगा वेक्टर के लॉस को अगर हम देखें तो। लेकिन अगर हम करंट की बात करें, इधर से ये करंट गया मान लो 2 एम्पियर और उधर से भी करंट कितना आया? 2 एम्पियर। तो बताओ टोटल करंट कितना हो गया? 2 + 2 यानी कितना एम्पियर? भाई वेक्टर के अकॉर्डिंग तो यहाँ करंट कितना होना चाहिए था? 0, लेकिन 0 नहीं है। करंट कितना है? 4 एम्पियर है। वेक्टर के लॉस से तो कितना होना चाहिए था? 0। वेक्टर लॉ जो है एडिशन का उससे, तो क्लियर हो गया ना कि ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है करंट। तो अगर ये वेक्टर के लॉ को एडिशन वाले को फॉलो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये वेक्टर नहीं है। भले ही इसके पास मैग्नीट्यूड है और भले ही इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। आप कर दें भैया। ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ
ये भी आपने क्लास 10th में स्टडी किया हुआ है, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कराता हूं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ सर्किट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट किया R, V इज इक्वल टू IR, वेयर R बराबर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किस नाम से जाना जाता है? रेजिस्टेंस। किस नाम से जाना जाता है? रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? ओके, तो R क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। और अगर मैं ओम्स लॉ का ग्राफ देखूं सिंपली तो क्या होता है? दिस इज V एंड दिस इज I, ये V और I होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को इसको स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्लोप। और ये एंगल थीटा है तो स्लोप बोलते हैं, और ये क्या कहलाता है आपका? रेजिस्टेंस R, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओके, तो क्लियर हो गया? ये आपका डायग्राम है, आप चाहो तो इसको समझ सकते हो। स्लोप को, स्लोप बराबर tan थीटा होता है, पता है? और tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और रख दो बने परपेंडिकुलर tan थीटा स्लोप और स्लोप रेजिस्टेंस, तो R बराबर V अपॉन I। देख लो बने, ट्रिग्नोमेट्रिकली भी आ गए। क्लियर हो गया? तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि R जो है वो क्या होता है भैया? रेजिस्टेंस होता है, और ये कांस्टेंट होगा। V और I दोनों का रेशियो जो है, दिस रेशियो V अपॉन I की जो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट। जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा, ये लिखा हुआ है। तो जो यहाँ भी मैं एक बार बढ़ा देता हूँ, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया? ओम्स लॉ क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं है? अब हम आगे चलते हैं। यस, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अभी रेजिस्टेंस क्या है? तो आप सब लोग जानते हो, रेजिस्टेंस 10th में भी पढ़ाया है मैंने। करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है वही रेजिस्टेंस है। द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपली इसको हम डिफाइन करते हैं, और फॉर्मूला है इसका R बराबर V अपॉन I, और इसकी SI यूनिट क्या होती है भैया? ओम। क्या होती है? ओम। और इसका सिंबल क्या होता होगा? ये सिंबल होता है। क्लियर है? ओके, आप चाहो तो 1 ओम को लिख सकते हो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर किसी सर्किट में वो हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया? 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर, तो हम कह देंगे कि भैया इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम। क्लियर हो गया? उस सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो है 1 ओम। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब वायर, मान लो जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, अगर आप छोटा वायर ले रहे हो और उसी मटेरियल का बड़ा वायर लो, तो जो वायर लंबा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है वायर की एक तरीके से आप कह सकते हो मोटाई। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जितना कम ये होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हो गए? क्वेश्चन ये आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है 12th में, ये क्वेश्चन 10th में भी ये पूछा जा चुका है। ओके, अभी मैं आगे रेजिस्टिविटी बताता हूँ और इससे समझाऊंगा। रेजिस्टेंस समझ में आ गए फैक्टर्स? एक तो आपका लेंथ हो गया और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक तीसरा और आता है टॉपिक इसमें पॉइंट, नेचर ऑफ द मटेरियल। कैसा मटेरियल आप ले रहे हो? आप एल्युमिनियम ले रहे हो, आप कॉपर ले रहे हो, आप सिल्वर ले रहे हो, आप आयरन ले रहे हो, जैसा मटेरियल वैसा उसका रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर होता है। रेजिस्टेंस
और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं एक आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल गुंडा या बदमाश, फॉर एग्जाम्पल बदमाश रेजिस्टेंस है और बदमाशी रेजिस्टिविटी। बदमाश रेजिस्टेंस है, बदमाशी रेजिस्टिविटी है। ये अंतर है बस इसमें, रेजिस्टेंस और किसमें, रेजिस्टिविटी में। कैसे, अगर मैंने कहा भैया 1 मीटर में, या मैंने कहा 1 किलोमीटर में 10 बदमाश रहते हैं। कितने बदमाश रहते हैं, 10। ओके, तो 20 किलोमीटर में क्या होगा, 20 हो जाएंगे, बढ़ गई लंबाई। 30 किलोमीटर में 30 हो गए, बढ़ते चले गए। ओके, लेकिन बदमाशी क्या रहेगी, जब 1 किलोमीटर में 10 बदमाश, 20 में वो 2 किलोमीटर में 20 हो गए, तो बदमाशी तो बराबर रही भाई। जितना एरिया 1 किलोमीटर में 10 कर रहे थे उधम, तो 20 किलोमीटर में कितने कर रहे हैं, सॉरी 2 किलोमीटर में कितने कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, और 3 किलोमीटर में कितने कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ रही। यानी बदमाश तो बढ़ रही लेकिन बदमाशी नहीं बढ़ रही, उतनी बदमाशी है। अगर 1 किलोमीटर में 10 और अगले 1 किलोमीटर में हो जाए कितने, 10 नहीं हो उसमें 20 हो, तो टोटल कितने हो गए, 2 किलोमीटर में 30, तो बदमाशी बढ़ जाएगी। भाई साहब समझ में आया नहीं आया, क्लियर? तो आपको इस चीज को समझना चाहिए। तो मैं और फिर से आपको एक बार लेके आता हूं वापस वहीं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टिविटी को देखिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इन दोनों को कंबाइन कर दूं मैं तो ये बन जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लेट कर दिया रो, तो क्या बन गया, रो L अपॉन A, और रो बराबर कितना हो जाएगा, R अपॉन L, वेयर रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। रो किस नाम से जानी जाएगी, रेजिस्टिविटी के नाम से जानी जाएगी। अब हम वापस फिर से आते हैं, रेजिस्टेंस हमने लिया, अभी तो हमने बदमाशी वो एक थोड़ा एग्जाम्पल वैसे ही था मजाक का। अभी हम एक बिल्कुल अपने कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास कॉपर का वायर है। किसका वायर है बेटा, कॉपर का। कॉपर का वायर है तो कॉपर के वायर का जितना लंबाई होती जाएगी उसका रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। किसका, कॉपर के वायर का। तो रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक क्वांटिटी। लेकिन उसकी कितनी भी लंबाई बढ़ जाए उसकी रेजिस्टिविटी ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी इफेक्ट नहीं हो गई। तो रेजिस्टिविटी हो गई एक प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी क्या हो गई, प्रॉपर्टी, और रेजिस्टेंस क्या होगा, एक तरीके से क्वांटिटी। तो आप इसे ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हो। तो एक चीज आपको समझना होगा, लंबाई बढ़े, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़े या घटे, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ना है, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल की एक की सेम रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। अगर आप मटेरियल चेंज कर रहे हो तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं तो आप कितनी भी उसकी लंबाई कर लो, कितना भी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर लो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। चेंज होगा तो क्या होगा, ओनली रेजिस्टेंस होगा। तो हम इसके ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी की। देखो रो बराबर R यानी ओम, ये मतलब मीटर स्क्वायर और L मतलब मीटर, तो ये कट गया तो कितनी ऐसा यूनिट बनी, तो ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की क्या होगी भैया, ओम मीटर। और आप चाहो तो यहाँ से डेफिनेशन भी मैं रेजिस्टिविटी की आपको बता सकता हूँ। यदि एरिया क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं और लेंथ को कर दूं 1 मीटर, तो ये तो दोनों 1 हो गए, तो R बराबर रो बराबर कितना हो जाएगा, R के। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 1 मीटर। अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों यूनिटी हो जाए तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। प्रीवियसली बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुनना। अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को क्या कर दें, डबल, अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या कर दें, डबल, तो बताओ रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। बच्चे सीधे रेजिस्टेंस को दिमाग में लगा के और दुगनी कर देते हैं रेजिस्टिविटी को। भाई लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टिविटी डबल हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये तो गलत है।
क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था और कई बच्चों ने इसको गलत भी किया था। हम कॉपी जब चेक करने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ आप बच्चों की हमने कॉपीज देखी तो बहुतों ने गलतियाँ भी की थी। तो आप लोग ये गलती नहीं करनी है आपको। तो आपको क्लियर हो गया है, रेजिस्टिविटी तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे।